हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी श्रावण में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपने जो हमने एक्सरसाइज 1.1 करवाई है वो आपने अपनी नोटबुक में निकाल ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत लगती है किसी भी पॉइंट के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। तो दूसरा ये है कि हम आज जो है एक्सरसाइज 1.2 हम करवाने वाले हैं। इसकी सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पर बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंटों से ये एक्सरसाइज जुड़ी हुई है और एक कदम हम सेट का जो हम टॉपिक लेके चले हुए हैं उस टॉपिक में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे हमने जो भी एक्सरसाइज है इसकी वो सभी कवर करनी है। आज हम पूरी वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो लंबी हो सकती है लेकिन आपका एक ही वीडियो के अंदर जो है पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आप इसका एंजॉय करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। और हाँ, याद रहे कि इसको अपनी नोटबुक में आपने जरूर निकालनी है। जो भी आपके पास कॉपी है, आप मैथ की आपने कॉपी बना ली होगी, तो उस कॉपी को आप डेली जब भी आपके पास वीडियो आती है तो आप उस वीडियो को देखकर आप उसको फॉलो अप कीजिए और उसको जो है निकालिए उस एक्सरसाइज को, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आएगी इस पर चलते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या कहती है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं द एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट के बारे में। ये चार चीजें हमें इसमें आपको बतानी है कि और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में वो हम करेंगे। तो चलिए क्या है, जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। एम्प्टी सेट हम किसको बोलते हैं, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोला जाता है और इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इनकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, वन बाय वन हम इसको बताएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन की यदि बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, ए सेट इज said to be a empty set। एक सेट है जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं इफ इट डज नॉट contain any element। It does not contain any element। आप इस डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब आप आगे और इसको फर्दर इसको और बता सकते हैं कि इसके दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है, और जो दूसरे नाम है उनको हम बोलते हैं नल सेट और वाइड सेट। दो नाम हो रहे हैं इसके भाई, नल सेट और वाइड सेट। नल का मतलब जिसमें कोई भी कंटेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, और वाइड सेट का भी यही मीनिंग है। और एम्प्टी
एंटी सेट तो आपको मैंने यहाँ पर लेसन दे ही दी है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि we can recall या कॉल्ड लिख लीजिए, we can call null set and void set. We can call null set and void set. हम इसको null set और void set कहते हैं, बोल सकते हैं। और क्या है, और आप इसको बता सकते हैं it's denoted by phi। ये ग्रीक वर्ड phi है और इसको हम phi से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या है, दैट इज phi इज इक्वल टू दिस। इसको हम जो कर्ली ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर हम शो करते हैं, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर आप इसमें कोई भी एलिमेंट अगर आप रख देते हैं, मान लीजिए आपने रख दिया 0, अब एक 0 हो गया, अब आपको ये कहे कि ये phi सेट है, नहीं, ये phi सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है, 0 है उसका एलिमेंट। तो इट मीन्स ये आपका नल सेट नहीं होगा। आप समझ गए होंगे, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। A set is said to be a empty set if it does not contain any elements. We can call null set and void set, and it's denoted by phi. Okay. अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया, phi is equal to this। यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है जिसके कोई भी एलिमेंट्स ऑफ नहीं करेंगे। सिंगलटन सेट क्या है, दूसरा जो हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट कौन सा सेट है जिसका एक एलिमेंट होता है। सिंगलटन सेट कौन सा सेट एलिमेंट और सेट है जिसका एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट सॉल्व करेगा आपके पास। तो देखिए उसको कैसे बताते हैं। सिंपल लैंग्वेज मोस्टली मैं एक ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता, तो ताकि आप उसी एक सिमेट्री में आप समझ पाए। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। ए सेट इज said to be a singleton set if it contain only one element. It contain only one element. एक ऐसा सेट है सिंगलटन सेट जो है, एक सेट यानी एक ऐसा सेट है जो सिंगलटन सेट कहते हैं। एक सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, वो कब कहते हैं, इफ इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है। अब सपोज करें आपके पास मान लो एक सेट ए है और उस सेट के अंदर जो है एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अगर ये क्या आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये क्या आपका सिंगलटन सेट है, हम इसको कहेंगे। अगर आप ये लिखते हैं कोई बी सेट है जिसमें 2 और 4 आ गए, तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोर देन वन एलिमेंट है। जिस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होगा
वही आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। यू रिमेंबर ऑलवेज। तो ये थे अपने दो हमने कर लिए हैं, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। आइए नेक्स्ट क्या है, इसमें बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है? पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट इकट्ठा ही आ रही है। क्या हो कि ए सेट is said to be a finite set if it contains finite number of elements. It contains finite number of elements. यानी एक ऐसा सेट है, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक काउंटेबल चीज होती है। क्या होती है? काउंटेबल। फाइनाइट को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जिसका हम पता लगा सकते हैं। वो क्या है? जिसका एंड होता है, या आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर काउंटेबल है लेकिन वो क्या है? एंडिंग है, जिसका एंड होता है। और अदरवाइज, आगे बढ़ाइए इसको, अदरवाइज it is said to be an infinite set. It is said to be an infinite set. और अगर आप उसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनाइट सेट का। अगर फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि ए सेट दे रखा है और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ ये एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो ये क्या है? आप इसको देखो, इसमें आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। तो जिसको आप काउंट, एक फाइनाइट है, एक स्टेबिलिटी है, मतलब एक स्टेबल है, कहाँ पर जाके 12 पर जाके रुका हुआ है, उससे आगे नहीं है। और इस तरह के जो भी सेट होंगे वो क्या है? फाइनाइट सेट होंगे। अगर इनफाइनाइट की बात करें, मान लीजिए इनफाइनाइट की बात करें तो जैसे 2, 3, 5, 7 और आप लिख सकते हैं 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी सेट बनाते हैं, अभी आप देखो 13 के बाद भी डॉट 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 लगे हुए हैं, तो इट मींस क्या है? ये फर्दर आगे भी गया हुआ है। तो आगे कहाँ तक गया हुआ है? ये एंड पॉइंट नहीं है इसका। और जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसको आप पूरी तरह से काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये क्या है? इनफाइनाइट है। इस टाइप का जो भी सेट होगा वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट होगा। आपको डॉट डॉट मिल जाएंगे आगे, वो क्या है? इनफाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं करेंगे। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करें, द सेट ऑफ ऑल
नेचुरल नंबर। अब सभी अनकाउंटेबल है, यहाँ पर ये नहीं कहा कि लेस देन 100 है, लेस देन 1000, लेस देन लाख है, ऐसा नहीं कहा है, यहाँ तो रोक के ही नहीं इनको, तो इन्होंने, तो इसलिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, पता नहीं ये कहाँ तक चलते रहेंगे, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे देखो, आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट का मतलब आप समझो, फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसका हम पता लगा सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसका हम पता नहीं लगा सकते, एंड पॉइंट का पता नहीं होता उसमें, इनफाइनाइट में कहाँ तक ये गया हुआ है। तो ये मोटी सी बात है इसमें जो आपने समझने की है। नेक्स्ट जो लास्ट इसमें इक्वल और अनइक्वल सेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट और इक्वल और अनइक्वल, इक्वल एंड सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ये कौन से सेट होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की, अगर बात करें कि जब भी इक्विवेलेंट सेट होगा ना या इक्वल सेट होगा, अब इक्वल हम एक के उसमें तो दिखा नहीं सकते, इक्वल का मतलब है कि कोई दो चीज है या दो से ज्यादा है, उन्हीं में आप इक्वलिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो ये समझना है कि जब भी इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की बात आती है तो वहां पर एक सेट की बात नहीं कर रहा है और दो सेटों की बात कर रहा है। तो यदि आपके पास दो सेट दिए हुए हैं तो अब क्या है कि सेट ए एंड सेट बी और सेट टू बी एंड इक्विवेलेंट सेट। अब वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इफ देखिए, इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि सेट इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ जो सेट दे रखे हैं उन सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट के मेंबर वो भी बिल्कुल इक्वल रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। तो सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी एन इक्विवेलेंट सेट इफ every element, every number of, यानी ऐसे लिखिए, if number of set A is equal to number of set B, सेट ए के जो नंबर है उनकी जो संख्या है इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ सेट बी यहां पूरी बात नहीं हुई है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये आपके क्या रहेंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेट ए एंड सेट
B are said to be an equivalent set if number of element of set A के एलिमेंटों की जो संख्या है, अब ये क्या है, संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट की बात नहीं की इन्होंने, केवल संख्या की बात की हुई है। ये बात नोट करनी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की हुई है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब क्या है, सेट ए क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी ई आ गया आपके पास, और बी सेट क्या है, 2 3 4 5 6 तक लिख लीजिए। तो यहां पर क्या है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का है ना, तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इस सेट में भी क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इन दोनों सेटों के एलिमेंटों की जो संख्या है वो क्या है, बराबर रहेगी। और जब ये बराबर रहती है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इक्विवेलेंट सेट है, ये बराबर सेट रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट रहेगा। अगर दूसरी बात करें इक्वल की, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इक्वल की बात, इक्वल सेट की बात करें तो इसमें भी देखो, इसमें भी 2 सेट हैं, इक्विवेलेंट में भी 2 सेट हैं, इक्वल में भी 2 सेट हैं, लेकिन बात कहाँ है, एक ही पॉइंट पर इसमें डिफरेंस शो करती है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कहा गया था इक्विवेलेंट सेट में, लेकिन यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की बात करेगा, प्रत्येक एलिमेंट की बात करेगा, ये इंडिविजुअल जो प्रत्येक एलिमेंट की बात करेगा, ये ध्यान रखना इसमें। तो देखिए सेट ए एंड सेट बी आर said to be an equal set. Set A and set B are said to be an equal set if every element of set A, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इस दोनों डेफिनेशनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। यहां पर नंबर आया हुआ है और इनमें क्या आया है, एवरी वर्ड जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर इसके एग्जांपल के तौर पर देखें तो यहां पर अगर आप 2 3 5 7 इस तरह से आपने एक सेट ले लिया और एक दूसरा सेट ले लीजिए, वो सेट क्या है, 3 5 2 7 ये है। अब देखो यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 हैं और ये कहा है कि इक्वल है, किसके इक्वल है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 3 5 2 7 है। अब इनको अगर मैच करें ए के साथ, 2 एलिमेंट इसमें भी है, 2 एलिमेंट इसमें भी दिया हुआ है, चाहे कहीं हो, स्थान चाहे आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मिलना चाहिए। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो सभी के सभी एलिमेंट इसमें मिल गए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी है। ए जो सेट है वो बी सेट के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये हो जाएगा इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या है, क्योंकि एलिमेंट इक्वल
नहीं, एलिमेंट इक्वल नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल मिलेंगे। अगर इसमें 5 है तो इसमें 5 एलिमेंट मिलेंगे, इसमें 7 है तो इसमें मिलेंगे, जितने ए सेट में मिलेंगे उतने बी सेट में मिलेंगे। तो ये बात आपने इसमें जो है ध्यान रखनी है। बाकी इसमें मुझे बाकी इसमें जो है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये जो एम्प्टी सेट जो मैंने बताया है आपको, और सिंगलटन सेट आपको बताया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया है, और ये इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताया। ये आपको जो है क्लियर होगी बातें, और क्लियर बात हो गई है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज हमारी जो है इस बेस पर जो है क्या कहती है। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें केवल हमने फाइनाइट कुछ कंडीशन दे रखी है पॉइंट वाइज, और वहां पर हमने ये दिखाना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा क्या कहता है ये। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर। अब आपको ये पता है कि एक वर्ष में जो है कितने महीने, 12 महीने होते हैं। तो इट मीन्स आपको इजीली पता चल गया कि आप काउंट कर पाए कि इसमें 12 महीनों की बात करता है। ये एक सेट है जिसमें 12 महीने हैं, तो इट मीन्स ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो हम ये कह सकते हैं इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। और ज्यादा अगर आपको एक्सटेंड करना है, इसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सच टाइप ऑफ कंडीशन इज काउंटेबल, therefore it is a finite set, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। नहीं तो सिंपली इसमें ज्यादा नहीं बताना है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, केवल जस्ट यही बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। 1 2 3 एंड सो ऑन दे रखा है, तो देखते ही आप बता सकते हैं कि ये क्या है, इट इज इनफाइनाइट सेट है। क्या ये इनफाइनाइट सेट है। इसको यहाँ देखो कि ये 1 से लेकर 100 तक की बात करता है, तो इसका मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट है अपने पास, स्टार्टिंग में एंडिंग दोनों है। हमने ये पता है कि कहाँ तक की बात करता है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो प्लस के होते हैं। अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर को जड़ से डिनोट करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि वो जो इंटीजरों की बात करता है पॉजिटिव है, उनका जो सेट है वो किस तरह का है, ग्रेटर देन 100 की बात करता है। तो यहाँ पर जो हम सेट बनाएंगे, एक सेट बना लेते हैं। जो सेट दिया हुआ है वो कैसा सेट है, 101 102 103 एंड सो ऑन। आगे नहीं पता ये कहां तक है, लेकिन ये जो पता है कि ये कहां से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है। ये पॉजिटिव है, ये भी पता है, और ग्रेटर देन है किसी 100 से ग्रेटर देन है, 100 से ज्यादा वाले इंटीजर आपने लिख देने हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर अगले वाले हमें पता नहीं है इंटीजर कौन की कहां तक की बात करता है। ये क्या है, इनफाइनाइट है, इट इज इनफाइनाइट सेट। अगर आप लास्ट में देखें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर है और 99 से लेस है। अब आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जो एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो जिसमें 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन।
अब इससे 99 से पहले, क्योंकि ये तो 1 पे भी और 3 पे भी और अपने आप से भी डिवाइड होता है, 98 भी डिवाइड होता है, 97 भी अपना डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा 9 और 7 16, तो वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 97 तक आ जाएगा। ये देखना डिवाइड है या नहीं है, 97 ये डिवाइड नहीं होता। दूसरा जो क्वेश्चन है, पिछला हमने कर लिया है कंप्लीट, उसमें लास्ट में जो है फाइनाइट सेट था, क्योंकि वो 99 तक प्राइम नंबर हमने देखने थे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। अब वो कैसे बताएंगे ये देखते हैं। The set of lines which are parallel to the x-axis, यहाँ पर लाइनों का एक सेट दिया हुआ है जो कि किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, इस तरह का एक ग्राफ हम तैयार कर लेते हैं, प्लेन तैयार कर लेते हैं। तो वो क्या है, ये एक्स डैश वाई डैश होता है। इन्होंने केवल एक्स एक्सिस की बात की हुई है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उन लाइनों का सेट है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप करेंगे तो इस तरह की जाएंगे, इस तरह की पैरेलल लाइन आएंगी। तो ये कहाँ तक हो सकती हैं, इनफाइनाइट तक हो सकती है। आप कहीं के लिए ऊपर भी हो सकती है पैरेलल, नीचे भी पैरेलल हो सकती है। तो इस तरह के मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल होगी, इतनी लाइनें बन जाएंगी अनकाउंटेबल, जिसको आप नीचे, क्योंकि इसमें कोई दायरा नहीं दिया हुआ है कहाँ तक की बात करता है ये। तो इट मींस ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, इनफाइनाइट सेट है। आप एग्जांपल तौर पे ये समझ गए होंगे कैसे करना है। जस्टिफिकेशन नहीं लेकिन वैसे मैं क्लियर करने के लिए आपको ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। दूसरा, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये इजीली है कि इंग्लिश अल्फाबेट आपको पता है 26 होते हैं, तो ये काउंटेबल है, तो इनमें से क्या फाइनाइट है। तीसरा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपलों का सेट की बात करता है ये, 5 के मल्टीपल कहां तक है उनकी बात नहीं करता ये, तो इसीलिए ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर रहने वाले जो पशु हैं उनके नाम यानी उनका सेट बताया है। तो यहां पर हर एनिमल का जो है मनुष्यों की यानी जनगणना होती है, उसी तरह से इनका भी एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स इन प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ऐसा एक प्लेन में सर्कलों का एक सेट आपने बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और जिसका वो कहां से गुजरते हैं, वो एक ही ओरिजिन से गुजरते हैं। अब सपोज करो ये आपका एक सर्कल हो गया, एक प्लेन है, उस पे एक सर्कल है जो कि इस ओरिजिन पे ये गुजरता है। अब इसी ओरिजिन का यूज करके बहुत सारे सर्कल यहाँ पर दिए हुए हैं। एक सर्कल ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, यानी इस तरह के सर्कलों का क्या है, एक सेट है। तो आप इस तरह से इस सेंटर को लेकर इनफाइनाइट सर्कल आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल बनते हैं।
तो इट मीन्स क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो आप क्या कह सकते हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, इनफाइनाइट सेट है। तो ये आप समझ गए होंगे। ये थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और उनको आपने ये बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। ये देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। एक तरफ तो ये ऑड नेचुरल नंबर बोलता है, दूसरी तरफ इसके साथ साथ ये कहता है कि 2 से भाग भी हो। अब जो भी ऑड नेचुरल नंबर है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इट मीन्स क्या है कि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नल सेट। तो इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर को अगर आप कभी भी भाग देते हैं, मान लो 5 लिख दिया आपने और 2 से भाग देंगे, 2 2 जा 4, पूरा पूरा भाग तो नहीं होएगा। जब तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते वो चीज, तो हम उसको डिविजिबल नहीं कह सकते उसका। तो इट मींस क्या है, ये नल सेट होगा। दूसरा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर की बात की, आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, उसका सेट ये बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट नहीं है। इट इज नॉट ए नल सेट, एक नल सेट नहीं होता। x, तीसरा क्या है, x दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड सिमिलरली x ग्रेटर देन 7। अब नेचुरल नंबर की तो बात करता है, लेकिन ये कहता है कि एक तो x लेस देन 5 की बात करता है। x लेस देन 5 का मतलब है कि 1 2 3 4 इसकी बात कर गया। दूसरा ये कहता है कि इसके साथ साथ ये x ग्रेटर देन 7 की बात करता है। x ग्रेटर देन 7 का मतलब 8 9 10 11 इस टाइप से है। तो कहने का मतलब इनके बीच में जो है कोई भी सेट ऐसा एलिमेंट नहीं है जो लाई करता हो। जब कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता तो इट मींस वो सेट कौन सा होता है, नल सेट होता है। ये भी नल सेट है। तो अगला है y such that y is a point common to any two parallel line। अब जब भी कोई भी 2 लाइन होती है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका नाम L1 लिख लो, इसका नाम L2 लिख लो। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जब पैरेलल लाइन होंगी तो उन दोनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट आएगा। ये देखिए कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब कॉमन तो जब आएगा ना जब ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर ये इस तरह से होती तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है। तो इट मींस पैरेलल लाइनें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रखती। देयर आर नो कॉमन पॉइंट मेक्स थ्रू पैरेलल लाइंस। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस सेट इज नल सेट। आपका ये हो जाएगा, ये भी क्या है, नल सेट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a is equal to b or not। a is equal to b or not में यहाँ पर आपने बताना है कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें लिखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन और पार्ट ए में a और b को देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं तो आप उनको बताना कि ये इक्वल है, अगर नहीं है तो नहीं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या था, ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और इसमें भी क्या है, ए इसमें भी बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी है। तो इट मींस क्या है, इनके हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इक्वल सेट की, और इक्वल सेट क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का होना चाहिए। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट देखो, ए के साथ ए भी इसमें, बी भी है इसमें, सी भी है और डी भी है, सभी एलिमेंट इसमें मिलते हैं।
तो इट मीन्स ये क्या है, दिस एलिमेंट इज दिस सेट और इक्वल सेट, तो A इज इक्वल टू B है। यस। दूसरा A इक्वल टू 4, 8, 12, 16 है, और इसमें देखो 8 इसमें भी है भाई, 4 इसमें भी है, 16 है, लेकिन 12 नहीं मिला। 12 नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, ये A नॉट इक्वल टू B है। A नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे, ये नॉट इक्वल टू B है। अगला देखो 2, 4, 6, 8, 10 x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव भी है, इवन भी है और इंटीजर है, वो भी लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल 10 के बराबर है। इवन है तो 2, 4, 6, 8, 10 वही इसमें है, आगे पॉइंट ये इसमें भी वही चीज है और इसमें भी वही चीज है, क्योंकि ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये बात समझने की है। तो इट मींस ये दोनों सेट क्या है, ये भी क्या है, A इज इक्वल टू B ही है। ये आपका प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म में आप कह सकते हैं, ये आपका टेबुलर फॉर्म या आप रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। अभी आगे के x ये मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर क्या 10 के मल्टीपल है, देखो 10 आ गया, ये 15 है, 15 डिवाइड नहीं होता, 25 डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, तो A नॉट इक्वल टू B आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल ड्यूरेशंस। इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, a इक्वल टू 2, 3 एंड b इक्वल टू x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। इन दोनों को दिखाना है कि ये जो पेयर है ये आपका इक्वल सेट का है या नहीं है। अब इक्वल सेट की कंडीशन आपको पता ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। अब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट B में होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसके फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले तो ये जो आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में दी हुई है, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करेगी कि ये सेट जो है इक्वल में आएगा या नहीं, इक्विवेलेंट में आएगा या कैसे सेट है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसके फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस गुणा के 6 आए और जोड़े से 5 आए, 3 गुणे 6 हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x ओपन आ गया, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। x की दो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो b सेट आया है ना, ये किसके इक्वल है, ये -2 और -3 के इक्वल है। -2 और -3 के इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पर सेट क्या कहता है, 2 और 3 है। और इक्वल सेट कौन सा सेट होता है, जिसके एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का इक्वल होना चाहिए, नंबर देखते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट देखते हैं कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के एलिमेंट सेम नहीं आए हैं, तो इट मींस क्या है, दिस यानी कीजिए दिस पेयर is not equal set, this pair is not equal set। या ये भी लिख सकते हैं कि a not equal to b आपका इक्वेशन है, a not equal to b आपका लिखिए। दूसरा क्या कहता है, a is equal to x that x is a letter in the word, ये फॉलो दिया हुआ है। अब फॉलो के अकॉर्डिंग आप इसको देखो, यही बना देते हैं इसको। फॉलो का सेट जब आप बनाओगे तो ये आ जाएगा FOLW, क्योंकि मैंने बताया था कि भले ही कितने ही अल्फाबेट उसमें हो, लेकिन
आपने एक अल्फाबेट, जो इक्वल अल्फाबेट की बात करता हूँ मैं, कि इक्वल अल्फाबेट आपने एक ही टर्म लेना है सेट के अंदर। और अगर इसमें वुल्फ में देखते हैं, इसमें WOLF आ गया। अब इसमें भी 4 ही है, इसमें भी 4 ही है और सेम है। W इसमें भी है, F इसमें भी, L इसमें भी है, O इसमें भी है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब A इक्वल टू B हो गया। तो दिस पेयर इज इक्वल सेट। ये क्या है? इक्वल सेट का पेयर है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका? 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इसमें आपने दिखाना है कि इक्वल सेट कौन सा है और इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। आइए चेक करते हैं कौन कौन से पढ़ते हैं। अगर हम पहले इक्वल सेट की बात कर लेते हैं, इक्वल सेट कौन कौन सा है? 0 A इक्वल सेट का मतलब है कि A और B के एलिमेंट बराबर मिलेंगे। तो 0 A यहां पर है। अब 0 A और देखो किस में है? किसी में नहीं है, तो ये नहीं है। 1 2 3 4 इस A B में है और 1 2 3 4 D में भी है। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू D हो गया। एक तो B इज इक्वल टू D के साथ मैच कर गया, तो ये इक्वल सेट हो गया। उसके अलावा और देखो 4 8 12, 8 4 12, यानी 4 इसमें भी, 8 इसमें भी, 12 इसमें भी है, और एक हो गया आपका एंड C इज इक्वल टू F। ये भी आपका क्या होगा? इक्वल सेट हो गया। इसके अलावा और कोई नहीं बनता। अब आप देख लीजिए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से हैं? इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। आपके उनके जो एलिमेंट है वो चाहे डिफर करे, लेकिन उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 A इसमें दिया हुआ है, 2 एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट किसमें है? आपका E और H में दिया हुआ है। तो A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H आ जाएगा। A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H आ जाएगा। ये क्या है? इक्विवेलेंट, मतलब ये आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट है। कि आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए A E एंड H आर इक्विवेलेंट सेट। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। और क्या है? अब एक बात और है, ऑल इक्वल सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये भी आपका ये कंडीशन है, प्रॉपर्टी है कि सभी जो इक्विवेलेंट सेट है उनको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेटों को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। इसका जो कन्वर्ज है वो नहीं लागू होता। तो इट मीन्स यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि B D C और F आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट। ये भी इक्विवेलेंट सेट है। और एक चीज और जुड़ जाएगी इसमें, जैसे 4 इसमें है, B में है, और 4 आपका ये D में है, 4 आपका D में, इसमें G में है। तो B D G बना है ये। तो B D G लिखेंगे आप यहाँ पर, B D G आएंगे क्योंकि 3 के साथ नहीं है। B D G ये इक्विवेलेंट है, और A E H ये इक्विवेलेंट है, और आपका C एंड F आर इक्विवेलेंट सेट। मतलब ये तो इक्विवेलेंट सेट ही है। उनके एलिमेंट अगर आपके इक्वल मिल जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेटों के इक्वल हैं तो आप उसको इक्विवेलेंट सेट कह दोगे। अगर उसके साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B मिल जाता है, या आप ये कह लीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वन सेट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट।
अगर वो इक्वल है, कोई भी दो सेट दे रखे हैं वो इक्वल है, तो आप उसको इक्वल सेट कह सकते हैं। एलिमेंटों को आपने यहाँ पर जो है इसमें इक्वल में एलिमेंट आपने देखने पड़ेंगे, इसमें आपने एलिमेंट इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितने कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर काउंटिंग देखनी है आपने कि नंबर इसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी टोटल एलिमेंट कितने दिए हुए हैं एक सेट के अंदर। दूसरे सेट में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन जो इक्वल है इसमें 0A है, अगले वाले में भी 0A होना चाहिए, तो तब वो इक्वल सेट होगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि ऑल इक्वल सेट, we say that all equal set is called equivalent set, but every equivalent set is not necessary equal set, is not necessary equal set। इक्वल सेट होना ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट होगा, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं ये सभी के सभी इक्वल सेट हैं, लेकिन ये सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक्सरसाइज अपनी जो है कंप्लीट हो गई है। तो जब भी आप इसको पढ़ने बैठे तो इसको तो पूरी वीडियो को देखो, समझो, जहाँ कोई दिक्कत लगती है कमेंट कर दो। तो वीडियो को लाइक से अपने दोस्तों के साथ शेयर और रेड आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।